सब सुनने वालों को मेरा सादर प्रणाम। आज मैं आपके सामने लेखिका मालती जोशी द्वारा लिखित कहानी एक शहादत एक फलसफा प्रस्तुत करने जा रही हूँ। 2 बज चुके हैं। रात की निस्तब्धता में रजनी के हल्के से शब्द भी भारी लग उठे। क्या मुझे घड़ी देखना नहीं आता जो बार बार बतलाया जा रहा है? अनिल ने खिंचकर कहा। रजनी सहमकर चुप हो गई। अनिल ठीक कह रहा था। पिछले 1 घंटे में वह 3 बार टोक चुकी थी, पर वह क्या करे? उसका मन भी नहीं मानता। आज शाम से ही वह अनमना सा है। क्लब भी नहीं गया, खाना भी ढंग से खा नहीं सका। तब से ऐसे ही मेज पकड़कर बैठा है। वह खूब जानती है कि वह पढ़ नहीं रहा। सामने रखी पुस्तक के पन्ने हवा में फड़फड़ाकर ऐसे ही चुप हो जाते हैं जैसे रजनी की आवाजें। टेबल लैंप की धीमी रोशनी में अनिल की आकृति किसी मूर्ति की तरह लग रही थी। बिस्तर पर आ लेटता तो रजनी जिद करके उसका सिर दबा देती, तलवों में घी डाल देती, पर वहां कुर्सी पर बैठा वह कितनी दूर कितना पराया सा लग रहा था। खिंच भले ही गया हो अनिल, पर रजनी की मनुहारों को उसके शरीर ने अनुभव किया और वह अलसाया सा आकर बिस्तर पर लेट गया। और फिर देर रात तक वह छत की कड़ियां गिनता रहा, नींद की प्रतीक्षा में। जब भी उसने पलकों को मूंदने की चेष्टा की, शगुन का चेहरा बार बार उसकी आंखों में उतर आता और वह इतने दिनों तक यही समझता रहा कि वह उसे भूल चुका है, उससे इतनी ज्यादा नफरत करता है कि दोबारा उसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहता। पर आज शाम एक बार उसे देखते ही यह भ्रम टूट गया। वैसे घर से इतनी दूर यहाँ इंदौर में उसे देखने की कल्पना भी उसने ना की थी। सच पूछा जाए तो उसकी तमाम यादों से पीछा छुड़ाने के लिए ही उसने मेरठ छोड़ा था। आज भी अगर संभव होता तो वह बचकर निकल जाता, पर उसे मौका ही न मिला। रोज की तरह कॉलेज से लौटकर छावनी चौराहे पर पान खाने को रुका था। तभी पीछे से आवाज आई, अ अनिल। उसकी सांस जैसे पल भर को रुक गई। इस तरह से आवाज देने वाला व्यक्ति एक ही थी। उसने मुड़कर देखा, वही थी। उसने देखा और देखता ही रह गया। इन 4-5 वर्षों में उसका सौंदर्य जैसे और निखर आया था। शकुन ने परिचय कराते हुए जब उसका नाम लिया, तब कहीं उसे भान आया और उसने साथ खड़े उस सुदर्शन व्यक्तित्व को देखा। ये है डॉक्टर कौशल, मेरे पति, शगुन कह रही थी। वेरी ग्लैड टू मीट यू, डॉक्टर साहब ने हाथ मिलाते हुए कहा। अनिल का हाथ ठंडा था, डॉक्टर का हाथ एकदम गर्म। अगर स्पर्श से मनुष्य का स्वभाव जाना जा सकता है तो डॉक्टर निश्चित ही सहृदय व्यक्ति जान पड़े। और यह है हमारी पिंकी। पिंकी बेटा, अंकल से नमस्ते करो। और एक गुलाब का फूल अनिल को देखकर मुस्कुरा दिया। शिष्टाचारवश अनिल को उसे गोद में उठाकर प्यार करना पड़ा। तब मन में यह बात आए बिना ना रह सकी, काश यह उसकी अपनी बच्ची होती। फिर डॉक्टर साहब ने बतलाया था कि वे अपने मामा जी के यहाँ शादी में आए हैं। रेडियो कॉलोनी के पते पर अनिल को आने का निमंत्रण भी उन्होंने दिया। उनके विदा होने पर अनिल घर लौटा था, पहले से भी अधिक उदास, अधिक लुटा हुआ। घर आकर भी वह आश्वस्त नहीं हो पाता कभी। हमेशा ही घर से भागा भागा रहता है। सबसे ज्यादा डर लगता है उसे रजनी से, उसकी आंखों से। उन आंखों की भाषा वह खूब समझता है। उन आंखों के मौन अभियोग से वह सहम जाता है। दरअसल वह रजनी को पत्नी के रूप में नहीं, मां की बहू के रूप में ब्याह लाया था और इसी तरह निभा भी रहा है। सब कुछ जैसे मात्र कर्तव्य हो। दूसरे दिन सोकर उठा, आंखें लाल थी और सिर भारी था। मां ने 3-3 बार शरीर छूकर देखा और फिर कहा कि आज कॉलेज नहीं जाएगा। हमेशा मां की ममतामयी जिद को जिरह से पस्त करने वाला अनिल इस आज्ञा को गनीमत जानकर 2 दिन तक घर में मुंह छिपाकर पड़ा रहा। बंदी शेर की तरह कमरे में चहलकदमी करता रहा। मां और पत्नी के मनोहारों को झिड़कता रहा। उसकी उपस्थिति से घर में एक तनाव का सा वातावरण हो गया। खुद उसका ही दम घुटने लगा और तीसरे दिन वह रोज की तरह 10 बजे कॉलेज के लिए चल पड़ा। उस दिन अंतर महाविद्यालयीन क्रिकेट में विजय होने की खुशी में कॉलेज 2 बजे ही बंद हो गया। खाली समय एक पहाड़ की तरह उसके सामने खड़ा था। वह घर जाना नहीं चाहता था और क्लब का समय दूर था। मन मारकर
वह महात्मा गांधी रोड पर विंडो शॉपिंग के लिए चला गया। शाम को रंगीनी और हलचल से भरा बाजार दिन के समय एकदम सुस्त लग रहा था। अनिल पूरे बाजार में एक चक्कर लगाकर लौट ही रहा था कि वही आवाज आई। अनिल, उसने देखा नॉवेल्टी में वह खड़ी थी। पति और बच्ची भी साथ थे। प्लीज अनिल, हमारी मदद कर दो। कोई अच्छा सा प्रेजेंट बताओ, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। इनकी समझ में नहीं आ रहा और दूसरों की समझ पर भरोसा नहीं। 1 घंटा पूरा हो गया। पिंकी भी परेशान हो गई है। डॉक्टर साहब ने कहा, आप दोनों सोचिए, मैं तब तक पिंकी को एंटरटेन करता हूँ। अनिल ने बचाव करते हुए कहा, पर वह हुआ नहीं। पिंकी पापा का साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। अंत में डॉक्टर साहब उसे लेकर चॉइस सेंटर चले गए और शगुन ने फिर प्रेजेंट की खोजबीन प्रारंभ कर दी। बहुत देर बाद शगुन ने अनुभव किया कि अनिल सिर्फ हाँ न के सिवा कुछ नहीं बोल रहा। चलो दूसरी जगह देखते हैं, कहती हुई वह नीचे उतर आई। अब तक नाराज हो? शगुन ने सड़क पर आते ही पूछा। कम से कम इतना हक तो मुझे भी है, अनिल ने कड़वाहट के साथ कहा। शगुन का चेहरा सफेद पड़ गया। कुछ क्षण ऐसे ही बीत गए। फिर साहस करके बोली, तुम्हें मालूम है मैं किस कदर मजबूर थी। मैंने प्लीज शगुन, फिर से वह सारी बात मत दोहराओ। तुम्हारा वह आखिरी खत मुझे मुंह जबानी याद है, कहो तो सुनाओ। अनिल के इस व्यंग को अनसुना कर शगुन ने कहा, फिर भी तुमने मुझे माफ नहीं किया। तुम्हें माफ तो कर दिया था, पर अपने आप को शायद कभी माफ ना कर सकूंगा। क्यों? तुम पर विश्वास कर लेने के लिए शगुन। मजबूर लोग इस तरह खुश खुश नजर नहीं आते। तुम्हें तो बधाई देने की इच्छा हो उठती है। अनिल के इस बात से तिलमिला उठी शगुन, पर उतनी ही कटुता से बोली, तो तुम क्या चाहते हो? तुम्हारी तरह शहीदाना भाव चेहरे पर ओढ़कर फिरूं? फिर सहज होकर बोली, पीछे देखकर आगे की ओर चलना बहुत कठिन है, और जिस बात को याद रखने में कष्ट हो उसे भूलना ही अच्छा है। फिलॉसफी अच्छी है, काश के हर कोई उसे अपना सकता। अनिल की आवाज में कटुता थी। देखो, सपनों के सहारे कोई कब तक जी सकता है? वे जो जिंदगी की वास्तविकताओं से टकराते ही टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। फिर क्या उन टुकड़ों को ही जिंदगी भर कलेजे से लगाए रखना चाहिए? बोलो, शगुन ने कहा। तभी भीड़ को चीरती पिंकी की आवाज आई, मम्मी। डॉक्टर साहब के कंधे पर बैठी वह अपनी नई गुड़िया के साथ खुश खुश चली आ रही थी। इन्हें देखो, इन सब बातों में इनका क्या दोष है? फिर इनके जीवन में विष घोलने का मुझे क्या अधिकार है? और फिर डॉक्टर साहब पास आ गए थे और शगुन का वाक्य अधूरा ही छूट गया था। अनिल ने कुछ औपचारिक बातें की, पिंकी के गाल थपथपाए और एक 5 का नोट उसके हाथों में देकर चलता बना, जैसे शकुन का और उसका संबंध इतना ही था। यदि वह यथार्थ का दम भर सकती है तो वही क्यों भावुक बने। घर लौटते ही पूरे रास्ते उसका मन रोष से उफन रहा था। यह रोष उसे अपने आप पर था, यह शगुन पर, उसे खुद पता नहीं चल रहा था। माँ के कमरे में जमी रामायण को देखकर वह समझ गया कि आज वह जल्दी ही लौट आया है। उन लोगों को डिस्टर्ब ना करता हुआ वह चुपचाप कमरे में चला आया। कमरे में रजनी थी। उसे यूं अचानक आया देख वह सक पका गई और हाथ की सिलाई उसने जल्दी जल्दी एक छोटे से सूटकेस में रखी और रसोई में भाग गई। अनिल कुछ देर तो मेज पर सिर टिकाए बैठा रहा, फिर अपने विचारों से त्रस्त होकर कमरे में चहलकदमी करता रहा। तभी उसकी दृष्टि उस छोटे से सूटकेस पर पड़ी। निश्चय ही वह नया घर उसे फिर याद आया। उसे देखकर रजनी कितनी हड़बड़ाकर उठी थी। कौतूहलवश उसने सूटकेस खोला। ऊपर ही अधसिला लाल रंग का एक बेबी मनीला था। उसने उठाकर देखा, नीचे और भी नन्हे नन्हे कपड़े तहा कर रखे हुए थे। अनिल को मालूम था रजनी मां बनने जा रही है, पर इसे लेकर अभी कोई बात मन में नहीं जागी थी। शायद मां की इच्छा पूर्ण करने का भाव ही सर्वोपरि रहा है। पर आज मन उतना निर्लिप्त न रह सका। उन रेशमी कपड़ों के स्पर्श से मन में एक रेशमी स्पंदन जागा। उसकी कल्पना में एक नन्हा मुन्ना आकर उभरा, जो उसका था, सिर्फ उसका। रजनी चाय लेकर आई। उस समय भी वह गोद में वह सूटकेस लिए पलंग पर बैठा था। रजनी ने हैरत से उसकी ओर देखा
तो वह शरारतन मुस्कुराकर बोला, चुपके चुपके बड़ी तैयारियां हो रही है। छोटा सा वाक्य था, पर रजनी लाज से भर उठी। आज पहली बार अनिल ने आने वाले मेहमान के लिए कुछ कहा था। इस कुछ कहने की मधुरता से वह बाहर भीतर भीग उठी। अनिल देर तक उस लाज भरे सौंदर्य को निहारता रहा। उस समय वह उसे शगुन से भी ज्यादा सुंदर लगी। उसे अपने ऊपर कोफ्त हो आई। क्यों हर बात को वह शगुन के ही संदर्भ में सोचता है। उसे शगुन पर भी कोफ्त हुई, जो उसकी जिंदगी के प्रत्येक क्षण पर अपनी मोहर लगाकर यूं अलग हो गई और अब जिंदगी के यथार्थ का फलसफा झाड़ रही है। किस मासूमियत से पूछ रही थी, इन सब बातों में इनका क्या अपराध है और इनके जीवन में विष घोलने का मुझे क्या अधिकार है। उसका यह प्रश्न घंटियों की तरह अनिल के मस्तिष्क में बजने लगा। वह अपने आप से भी पूछ रहा था यही प्रश्न, और उसका उत्तर क्या देगा वह इसका उत्तर। और शायद इसी प्रश्न से बचने के लिए उसने रजनी के घने बालों में अपना मुंह छिपा लिया। धन्यवाद।